क्या है, कोई भी बिजनेस करने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल तो लाना पड़ेगा। हाँ, अब जब तक खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मोबाइल बेचने जाएंगे तो हमारे ही बिकेंगे, हाँ। तब तक वो लाइन आएगी कहाँ से कि अब मोबाइल बिकेगा तो भाटिया से बिकेगा। यू रियली थिंक सोशल मीडिया भी इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर हम रील ना बनाए तो वॉक इन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है? मोबाइल इंडस्ट्री में पहले नोकिया था, हम्म, उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो फिर वो नोकिया बन के रह जाएंगे। जो आज का ट्रेंड है वो तो करने ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। तो 89 में वापस आए तब तक पूरा डिजास्टर हो चुका था। तब में हमारा कुछ 80 लाख रुपीस का लॉस हुआ था। तो फादर ने आके सारी प्रॉपर्टीज और सब बेच के लोगों का पैसा चुका दिया। फिर बीइंग एन हैंडीकैप्ड उनको ઓપ્પો મેક યોર મોમેન્ટ્સ એક નવા એપિસોડમાં આપણે પાછા આવી ગયા છીએ અને હજુ સુધી તો તમને ખબર જ છે કે ગુજરાતના અલગ અલગ સારા એવા આંત્રપ્રેનોર્સ જે ટેક ફિલ્ડમાં કામ કરી રહ્યા છે વર્ષોથી એમના સાથે આપણે મુલાકાત કરી રહ્યા છીએ ને એટલે આજે અમે આવી ગયા છીએ સુરત અને સુરતમાં અમે મળવા આવ્યા છીએ જે બહુ ફેમસ લાઈન પણ છે કે મોબાઈલ बिकेगा तो भाटिया से ही बिकेगा। सर वेलकम टू द शो। संजीव भाटिया जी मेरे साथ है, चेयरमैन आप हैं सर भाटिया ग्रुप के। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूं तो ये जो लाइन है मोबाइल बिकेगा तो भाटिया से ही बिकेगा, आई एम श्योर कि ये कुछ तो इसके पीछे कहानी होगी क्योंकि ये लाइन इतनी ज्यादा आइकॉनिक हो चुकी है। तो वो मुझे जानना है कि कैसे क्या सीन है इसमें। अब क्या है, कोई भी बिजनेस करने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल तो लाना पड़ेगा। हाँ, अब जब तक खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मोबाइल बेचने जाएंगे तो हमारे ही बिकेंगे, हाँ, तब तक वो लाइन आएगी कहाँ से कि अब मोबाइल बिकेगा तो भाटिया से बिकेगा। इसके पीछे भी एक कहानी है। हाँ, क्या था, एक बार आज से 15-20-18 साल पहले मैं और मेरा एक फ्रेंड मुंबई से रिटर्न हो रहे थे रात को। तो उसकी वाइफ का फोन आता है कि आपके यहाँ से मोबाइल मिला नहीं, उसका भी मोबाइल का ही बिजनेस है। अच्छा, तो मैं संजू भैया के यहाँ से मोबाइल ले आई हूँ। तब अचानक से मन से आवाज आई कि भाई अब मोबाइल बिकेगा तो भाटिया से बिकेगा। और उसके बाद से फिर ये टैगलाइन फिक्स हो गई। एंड उसी का कंटिन्यूएशन में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने रेडियो पे बहुत ज्यादा सुना है ये इस आवाज में कि भाई मोबाइल बिकेगा तो भाटिया से ही बिकेगा। तो ये एक आपने विजय राज साहब की आवाज ली है, ये भी अगेन मुझे लगता है इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन जैसे ही हो गया क्योंकि यूजुअली लोग क्या करते हैं कि भाई चला दो ना, कुछ गाना बजा दो, कुछ ऐड बजा दो, लेकिन आपने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एक ऐसा एक्टर कि जिसकी आवाज में इतना ज्यादा दम है, जैसे कि आपकी आवाज में दम है, तो आप तो वो कैसे हुआ कि ये पूरी चीज कैसे बनी? अब क्या है, कोई भी मार्केटिंग करनी हो तो अपने को कुछ तो अलग करना पड़ेगा, तभी तो रिकॉग्नाइज होगा। और वो टाइम पे ये एक्टर की आवाज एक्चुअली फेमस तो थी, कौवा बिरयानी के अंदर करे जा रहे थे, वेलकम मूवी में आए, तो मेरे को उसकी आवाज तो पसंद ही थी। तो उससे हमने खाली ये आवाज, खाली ये टैगलाइन नहीं ली थी, पूरी एड बनवाई थी जो थिएटर्स में भी चलती थी। फिर जब भी एफएम में चलाया तो लास्ट में उसको कट करके ये चलाते रहे। और ऐसे हमें मिला कि मोबाइल बिकेगा तो भाटिया से ही बिकेगा, तो राइट? वहीं से बिकेगा और वहीं से बिक रहा है। Thank you। और ऐसे बिकते बिकते सर मेरे ख्याल से 97 में शुरुआत करी आपने। हाँ, मोबाइल स्टोर्स का बिजनेस 97 में स्टार्ट हुआ, जिस दिन मोबाइल आया। तो 97 के पहले की थोड़ी कहानी बताइए। 97 के पहले आपको बताया, मेरे फादर आए थे 72 में। जी, 70 कहाँ से आए थे वहाँ? हरियाणा से। हरियाणा से। अच्छा। 79 का हमारा बॉर्न है। और टेक्सटाइल का तब पापा का अच्छा बिजनेस था, लूम्स भी थी, आड़त का भी था, ट्रेडिंग भी था, और यहाँ से लेके मार्केटिंग का मेरे फादर को बहुत शौक था। तब मुंबई से लेके जम्मू तक जितने भी रेलवे स्टेशन है सभी पे भाटिया सिल्क मिल्स के बोर्ड लगे होते हैं तब के टाइम पे। अच्छा, मतलब मार्केटिंग तब से ही है। हाँ, तब से पापा के खून में थी, वहीं मेरे और फिर मेरे भाई के खून में पहुंच गई है। अब तब से वो आदत थी। फिर उसके बाद पापा का हुआ एक्सीडेंट, यही मजूरा गेट पे हुआ था, तब से वो हैंडीकैप्ड हो गए थे। तो 85 में एक्सीडेंट हुआ तो इलाज कराने गए थे बाहर, तो पीछे पापा के 3 ब्रदर्स थे तो पूरा बिजनेस संभला नहीं। तो 89 में वापस आए तब तक पूरा डिजास्टर हो चुका था। तब में हमारा कुछ 80 लाख रुपीस का लॉस हुआ था। तो फादर ने आके सारी प्रॉपर्टीज और सब बेच के लोगों का पैसा चुका दिया। फिर बीइंग एन हैंडीकैप्ड उनको एसटीडी पीसीओ का लाइसेंस मिला, तो एसटीडी पीसीओ से शुरुआत हुई। एसटीडी पीसीओ 89 में हमने लिया, 90s में लिया, साथ ही में फिर जूस सेंटर स्टार्ट किया। तब मम्मी और पापा जाते थे, मैं और मेरा छोटा भाई तो एकदम छोटे थे, 12 साल का और 10 साल का छोटा भाई मेरा। तो सुबह 4 बजे मम्मी जाती थी पापा को लेके कि फ्रूट मार्केट से फ्रूट सस्ते मिले ताकि जूस सस्ता बेच सकें। एसटीडी पीसीओ रात के 2 बजे तक चलता था, मतलब बीच में 2-3 घंटे का ही रेस्ट मिलता था। तब मैं और मेरा छोटा भाई भी साथ में जाते ही थे स्टोर पे। फिर गिफ्ट आइटम का काम स्टार्ट किया, तो यहीं पे लोग आते थे देने। अब परचेजिंग तो अच्छी होनी चाहिए,
तो मैं और मेरा छोटा भाई फर्स्ट टाइम दिल्ली गए सदर बाजार परचेजिंग करने। अच्छा। मैं 12 साल का, छोटा भाई 10 साल का। हमारे पूरे रिलेटिव्स पापा से झगड़ा करने आ गए, जितने भी जान पहचान वाले थे, कि भाई इतने छोटे बच्चों को आपने सदर बाजार भेज दिया है दिल्ली में खरीदी करने, कैसे चलेगा। तो पापा तभी यही बोलते थे कि एक 12 साल का है, एक 10 साल का है, तो मैंने दो बच्चों को नहीं, एक 22 साल के लड़के को भेजा है। क्या बात है। इसी तरह से हमारे में कॉन्फिडेंस भरा गया, और तब से फिर हमारा गिफ्ट आइटम स्टार्ट हुआ। फिर मोबाइल एसेसरीज और मोबाइल का टाइम आया, तो 97 में गिफ्ट आइटम जूस सेंटर हमने 92 में बंद कर दिया था। गिफ्ट आइटम्स का भी बूम हो गया था। उसके बाद मोबाइल फोन्स का बिजनेस स्टार्ट हो गया 97 में। 2002 में अपनों ने दूसरा स्टोर चालू किया, 4 में तीसरा स्टोर चालू किया, 8 में हम लोग फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट लाए कि फ्रेंचाइजीज देंगे। तो पहली फ्रेंचाइजी हमने साउथ गुजरात में ही बनाई। वहाँ से धीरे धीरे करते करते आज अपने 380 प्लस स्टोर्स हो चुके हैं अक्रॉस गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी। इसमें कंपनी ओन स्टोर्स अराउंड 180 190 है, बाकी फ्रेंचाइजीज भी। तो सभी ये टीम अपने साथ जुड़ी हुई है, और अभी भी सफ़र बाकी है, क्या अचीवमेंट बात करना है। बाकी है। मैं थोड़ा वहीं पे आपको वापस ले जाता हूँ 97। तो मुझे ये है कि जो 22 साल का लड़का गया था गिफ्ट आर्टिकल लेके आया वहां से, और जूस एसटीडी तो चलो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे फेड आउट होते गया था, फिर तो लोगों के पास फोन आने लग गए थे। बट वो मेंटालिटी मोबाइल फोन की तरफ मुड़ना, कि भाई क्योंकि कर तो कुछ अलग ही रहे थे, जूस कर लिया, गिफ्ट आर्टिकल कर लिया, और मोबाइल तो पूरा एक टेक वाली फील्ड हो गई, तो वो कैसे हुआ वो पूरा। अब क्या है, कुछ भगवान का भी साथ रहा, और अपनों ने भी कोई भी बिजनेस नया आया उसकी अपॉर्चुनिटी छोड़ी नहीं। और गिफ्ट आइटम के पास ही आते थे लोग, तो मोबाइल फोन नया आ रहा है, गिफ्ट आइटम में भी नए नए इलेक्ट्रॉनिक्स गिफ्ट चालू हो चुके थे जो देने, तो साथ में मोबाइल फोन भी स्टार्ट हो गया था। तो तब से वो मार्केट ग्रो कर रहा था, और अपने भी ग्रो करते चले। क्या बात है। और मोबाइल में ऐसे खास रुचि रहती है टेक में कि इट वाज बिजनेस ओनली, और फिर रुचि बनी सेल करने में रुचि रहती है, बाकी ऐसा कोई धंधा रुचि धंधा नहीं है। करना। देखो मैं आपको बताऊं, जितने भी अपने कंपनी ओन स्टोर्स भी हैं, उसमें भी मेरी जितनी भी टीम है ना, उसको मैं एज अ पार्टनर ही ट्रीट करता हूँ। खुद तो जाके बेच नहीं सकते, तो एक मिनिमम कुछ सैलरी होती है, प्लस कमीशन बेस पे होता है। आप अप्रॉक्स टोटल जो अपने 380 प्लस स्टोर्स बोल रहे हो, वो भी सब कंपनी ऑपरेटेड ही स्टोर्स हैं, बट वहाँ जो बैठे हुए हैं उसको हम फ्रेंचाइजी पार्टनर बोलते हैं। तो जो उनका प्रॉफिट होता है वो उनको देते हैं, जो अपना मार्जिन होता है वो अपने पास रखते हैं। और हमारा कॉन्सेप्ट डे वन से यही रहा है कि अपने को लोग कमाने हैं, पैसा नहीं कमाना है। तो जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पहले पैसा कमाएं। वो जब कमाते हैं तब माउथ पब्लिसिटी भी होती है, तो और लोग भी जुड़ते हुए चले जाते हैं। और आपको लगता है तो दूसरे लोग फ्रेंचाइजी जब करने जाते हैं तो क्या भूल कर जाते हैं जो आप। अब आप ये ओपन मीडिया पे पूछोगे तो कैसे बताएं। हम भाई ठीक है, बाकी सब लोग भी अपनी तरफ से अच्छा ही अच्छा ही करते हैं, चलो डन है। और इससे आगे अगर मैं बढ़ूँ तो जब ये आपने एक स्टोर जब पहला खोला था, मोबाइल फोन सब तो मेरे ख्याल से इनकमिंग आउटगोइंग के भी पैसे लगते थे, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव। 32 रुपए आउटगोइंग था और 16 रुपए 80 पैसे इनकमिंग था तब के टाइम पे। तब के टाइम पे स्टोर था, AT&T लॉन्च हुआ था। AT&T लॉन्च हुआ था। तो वो एक स्टोर से तब जब था, तब ये तो ऑफ कोर्स फ्रेंचाइजी वाला और ये मल्टीपल स्टोर्स, ये तो ऑफ कोर्स दिमाग में नहीं रहता है। तब वो ध्येय क्या था, मतलब तब का जो यंग बच्चा था, जो यंग लड़का था, उसका जो विजन था, कुछ था विजन की तब सर्वाइवल ही था। नहीं था, तब भी हम लोग क्या करते थे, जब अपने स्टोर चालू किए तब हमारी वॉल पेंटिंग बहुत करते थे, अच्छा। मतलब उसमें मार्केटिंग करते थे। फिर स्कूटर जाते थे, आपको ध्यान हो तो स्कूटर के पीछे स्पेयर व्हील के कवर के ऊपर भी हमारी मार्केटिंग होती थी। अच्छा, तब टाइम ऐसा था कि कस्टमर 100 150 200 किलोमीटर दूर से भी आता था मोबाइल फोन लेने। बट धीरे धीरे अब वो टाइम जा रहा है कि अब ओनर को या शॉपकीपर को जाना पड़ता है कस्टमर्स तक। तो वो विजन था ही कि जहाँ जहाँ मार्केट डेवलप हो रहा है, जहाँ पॉपुलेशन है, वहाँ अपने स्टोर्स ओपन करते चले जाए। तो उसी विजन से अपने धीरे धीरे ओपन करते चले जाए। आपसे मैं बात करूँ तो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा एकदम चमक के बाहर आ रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मार्केटिंग मतलब एकदम MBA तो क्या ही सिखा दोगे, बट आप जो मार्केटिंग में एकदम घुस चुके हैं पूरी तरीके से। तो मार्केटिंग उस जमाने में 90s फिर 2000 और अभी का तो क्या फ़र्क देखते हैं। देखो पहले तो मैं आपको बताऊं, रिटेल सेल्स बिना मार्केटिंग चल ही नहीं सकता है। अपने एक रिटेल दुकान खोल के बैठ जाए, जाके अगरबत्ती करें और भगवान के भरोसे बैठे, तो सब लोगों को पता नहीं है कि भगवान भी हमारे भरोसे ही बैठे हुए हैं। वो बोलते हैं कुछ करोगे तो देंगे, तो मार्केटिंग करनी ही पड़ती है, तभी जाके वॉकिंग जनरेट होता है।
उस टाइम पे मार्केटिंग होती थी, कभी न्यूज़पेपर हो गया, एफएम तो तब हुआ नहीं करते थे, फिर आपने वॉल पेंटिंग कर दी, बट धीरे धीरे मार्केटिंग का जरिया भी बदल गया। आज लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, डिजिटल जा रहे हैं। पहले थिएटर्स में लोग बहुत जाते थे, हमने थिएटर ऐड भी स्टार्ट करी। अब थिएटर्स में कम जाते हैं, थोड़ी महंगी भी पड़ती है, न्यूज़पेपर ऐड भी महंगी है। पहले हमारी हर हफ्ते न्यूज़पेपर ऐड आती थी, बट अभी मंथ में या क्वार्टरली आती रहती हैं एक दो। अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो सोशल मीडिया पे ऐड स्टार्ट कर दिया। कल कोई और ज़माना आएगा, एआई का आएगा, तब एआई पे स्टार्ट करेंगे। भगवान ना करे कल कहीं आ जाए कि ऐसी स्कीम चलानी पड़े कि भाटिया का टैटू बनवाओ, तब जाके आपको लाइफ टाइम मोबाइल फोन कॉस्ट टू कॉस्ट दिया जाएगा। वो भी करना पड़ा तो वो भी करवा देंगे। क्या ये कॉन्शियस एफर्ट है कि हमेशा ताक में रहते हैं कि क्या करें, कि या फिर ये इतना नेचुरल हो चुका है कि अब सोचना नहीं पड़ता इसके बारे में, वो अपना आइडिया मतलब दिमाग नहीं, उसी दृष्टि नया में नया चलता है? सोचना तो पड़ता ही है कि डेली अगर आप एक ही मार्केटिंग करते रहो या एक ही स्कीम चलाते रहो तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। कंज्यूमर है, वो 3 दिन में हर चीज भूल जाता है, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया तो करना ही पड़ता मुझे लगता है एक प्रश्न जो मेरे को बहुत टाइम से मैं लोगों को समझाता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप एकदम परफेक्ट आदमी हो उस चीज़ का जवाब देने के लिए, कि लोग मार्केटिंग और सेल्स में बहुत ज़्यादा मिक्स कर देते हैं। उनको लगता है कि भाई जो बेचना है वही मार्केटिंग है, मार्केटिंग करेंगे तो बिकना ही चाहिए। और आपकी जो मार्केटिंग है मुझे इसलिए ज़्यादा अट्रैक्ट भी करती है क्योंकि आप वो ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर्पस से खाली करते हो। है। लोगों को क्या है, आज तक है ना समझ ही नहीं आया। उनको क्या लगता है, ऐड डाली, सेल आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए। अब नहीं आती तो उनको लगता है ऐड गलत है, बट ये समझ नहीं पाते हैं कि जब आप एडवर्टीजमेंट करते हो तो पहले ब्रांड बिल्डिंग होती है। ब्रांड बिल्डिंग होती है, फिर आप एडवर्टीजमेंट करो सेल्स की, तब जाके सेल्स होती है। जैसे अब मोबाइल बिकेगा तो भाटिया से बिकेगा, ये कोई स्कीम तो है ही नहीं, कुछ भी एक कॉन्फिडेंस है। कस्टमर को भी ऐसा लगने लगा। जैसे हमने एक और एफएम ऐड चलाई थी, आपको बताऊं, स्कूल में पढ़ाया जाता था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। हमने ऐड चलाई ए फॉर एप्पल, बी फॉर भाटिया मोबाइल। ये पूरी वायरल कर दी एफएम पे। हर एफएम पे दिन में 30 बार बजती थी, तो वो बच्चे भी वो सुनते थे। आज वही बच्चे बड़े हो चुके हैं और आज वो हमारे कंज्यूमर्स बने। और कितने सालों की प्रोसेस हुई है? ये हो चुका है, एडवर्टीजमेंट तो स्टार्ट की थी एफएम वाली अराउंड 2008-9 से। आप मतलब 15 साल से अगर आप एक ही एक चीज किए जा रहे हो तब जाके उसका रिजल्ट मिलता है। और लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार मैंने तो ऐड चलाई, सेल हुआ नहीं। तो वो जो आप कह रहे हो एग्जैक्टली वही सेम चीज है, इसलिए मुझे लगा कि आप सही इंसान हो बताने के लिए। तो फर्क कैसे कर सकते हैं कोई भी जो इंसान आपको देख रहा है, उसको अगर समझना हो कि यार ये मार्केटिंग है, ये सेल्स के लिए होता है। तो अगर आप कुछ समझा सके किसी को कि अगर मानो एक कप बेचना है मुझे, तो मैं एक कप बेचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, वो मार्केटिंग होगी, और क्या मैं करूंगा तो सेल्स होगी। अब कप बेचना है, जैसे आपका ये कप है, अगर स्टारबक्स का कप है तो आप स्टारबक्स की खुद की ब्रांडिंग है वो दिखा के आप बेच रहे हो। बाकी एक अगर नॉर्मल कप हो तो मैं बोलूंगा बाकी कप पियोगे तो शायद आप कप में चाय पियोगे तो बीमार भी पड़ सकते हो, कैंसर भी हो सकता है। ये इकोनॉमिक और है, पूरा इकोनॉमी के साथ पूरा बना हुआ है, एनवायरनमेंट के साथ। इसमें कप पियोगे तो शायद आपकी लाइफ बढ़ जाए। तो वो लोगों के मन में जब तक डर नहीं बैठेगा तब तक वो ये नहीं और वो हुआ मार्केटिंग है, वो हुआ सेल्स। लेगा। दोनों में से क्या हुआ, ये जो आप करेंगे वो मार्केटिंग पहले हुआ जो sales मैंने हुआ? बोला वो मार्केटिंग था, ये सेल्स था कि भैया इसमें चाय पियोगे या इसमें कॉफी पियोगे तो आपको ज्यादा हो हार्मफुल नहीं जाएगा। रहेगा। और अभी जैसे आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का जरिया बन चुका है, तो सोशल मीडिया में मैंने आपका वो पैटर्न देखा कि एक कोई चेहरा नहीं रहता है। मतलब आप तो कभी दिखते ही नहीं हो, बट मैंने देखा कि आपके स्टोर के पेज पे भी काफी सारे फेसेस दिखते रहते हैं। तो वो क्या थॉट है? कभी ऐसा नहीं होता कि अरे यार एक ही टीम होनी चाहिए और एक ही बंदा बार बार बोले? वो क्या थॉट है उसके पीछे? देखो, मैं ऐसा समझता हूँ कि लोग क्या करते हैं, एक ब्रांड एम्बेसडर लेते हैं और उसी को हाईलाइट करते रहते हैं। फिर जब उसको वापस वो आता है एडवर्टीजमेंट करने तो पता ही होता है कि इसकी एड है, तो शायद रील स्क्रॉल भी कर दे, ना भी देखे। मेरी नज़र में ऐसा है कि हर स्टोर पे जो खड़ा हुआ सेल्समैन है, मैनेजर है, ब्रांच पार्टनर है, फ्रेंचाइजी पार्टनर, वो ही भाटिया का ब्रांड एम्बेसडर है। अगर वो मार्केटिंग करेगा तो जितने दिल से वो मार्केटिंग करेगा कस्टमर्स को पुल करने के लिए, उतना तो अमिताभ बच्चन साहब भी नहीं कर सकते और कोई भी नहीं कर सकता। तो मेरे लिए तो मेरी टीम ही ब्रांड एम्बेसडर। क्या बात है। और ये टीम कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जब आप इतने 380 प्लस स्टोर्स तक जाते हैं? कैसे टीम मैनेज करते हैं इतनी बड़ी, क्योंकि बहुत पीपल मैनेजमेंट स्किल भी एक अलग चीज़ हो गई ना। देखो, बिजनेस चलाना हो आपको तो सबसे पहले तो है ना टीम मैनेज करना आना चाहिए। मेरे को पापा हमेशा बोलते थे कि पैसा कमाने के पीछे भागेगा तो पैसा दूर भागेगा।
टीम कमाएगा, लोग कमाएगा, तो पैसा, वो लोग पैसा कमाएंगे तो तेरे पास पैसा आएगा। तो उसी दिन से अपना माइंड सेट है कि अपने को पैसे नहीं कमाने हैं, लोग कमाने हैं। जब लोग पैसे कमाएंगे तो अपने को अपने हक का मिलेगा। एंड आगे आते हुए सर, अभी इतने 380 ब्रांचेस आपके हो गए हैं, आप अब इतने सालों बाद टेक में आज भी रुचि है कि आज खाली सेल्स में ही रुचि होती है? नहीं, दोनों चीजों में रुचि है। टेक्नोलॉजी के बारे में समझते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि रह जाए फिर किसी पे डिपेंडेंस हो जाए। ऐसा हमारे माइंड में एक और सेट है कि कुछ भी काम करना हो ना तो पहले सीखना पड़ेगा। जैसे फादर मेरे को यही बोलते थे पापा कि संजू, अगर तू सीख करना आता होगा तो करवा पाएगा। 100%। अगर आप किसी पे डिपेंडेंस हो जाओगे तो कोई सामने वाला आपको बेवकूफ बना जाएगा। तो सीखते तो हम सब कुछ ही, लर्निंग मोड में तो लाइफ टाइम रहना पड़ेगा। और ये चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व करी, जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में था तो मशीनें वगैरह चलाते थे, तो मैं खराब मशीन चलाता था, मैं अच्छे से नहीं कर पाता था, लेकिन मुझे बेसिक आता था। तो मेरे फादर भी यही बोलते हैं कि भाई चलाना आना चाहिए। चल ठीक है, तो अच्छा नहीं चला पा रहा करना ना, आता होगा तो करा तो पाएंगे। तू खराब करता, तुझे ये पता होगा कि अच्छा कैसे करवाते हैं, बट तो क्या सामने वाला अपने को बेवकूफ भी नहीं बेवकूफ नहीं बना बना सकता। पाएगा। यस। जैसे कितनी बार ऐसा होता है, अपने किसी स्टाफ को पूछते हैं कि भाई आज सेल क्यों नहीं हुई, तो बोलता है भैया वॉक इन से नहीं थी। अब मैं उसको बोलता हूँ तेरे आजू बाजू में कई शमशान है, तो बोलता है मतलब कितने लोग मरे होंगे, बोलते हैं भैया 8 से 10 लोग तो मरे होंगे। मैंने बोला जब शमशान में वॉक इन है तो दुकान में कैसे नहीं हो सकती है। तो भैया रील बना, वॉक इन जनरेट कर और बिजनेस ये जो चीज है, रील बना, वॉकिंग जनरेट कर, ये अभी का ट्रेंड हुआ है ना, ये अभी का ट्रेंड हुआ। तो ये यू रियली थिंक सोशल मीडिया भी इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर हम रील ना बनाए तो वॉकिंग पे इम्पैक्ट पड़ सकता है? फिर क्या हो जाएगी हालत। जैसे आपको पता चले मोबाइल इंडस्ट्री में पहले नोकिया था, उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो फिर वो नोकिया बन के रह जाएंगे। जितने लोग पुराने हैं जो बैठे हुए हैं, जो पुरानी सोच में बैठे हैं कि नहीं कस्टमर आएगा ले जाएगा, तो आपको मार्केटिंग जो आज का ट्रेंड है वो तो करनी ही पड़ेगी, उसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है मार्केट के और साथ आज के टाइम में जितने बच्चे हों, भाभियां हों, माएँ हों, हमारे जैसे हो, फ्री होते नहीं ने उंगलियां हिलाना चालू कर देते, तो बस सभी बैठे उधर ही हैं, तो उसी प्लेटफॉर्म पे ऐड करनी पड़ेगी। और जब अगर मैं टेक की बात करूं, जो आपने कहा कि हाँ आप अपग्रेड होते रहते हैं, तो अभी एआई बहुत ज़्यादा आ चुका है हर जगह। तो आप अपनी निजी जिंदगी में एआई का इस्तेमाल कुछ करते हैं या? एआई को हम लोगों ने जो यूज कर रहे हैं वो अपने बिजनेस मैनेजमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, डेटा एनालाइज करने के लिए, बाकी सब चीजों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। कि जो अपने को मानो डेटा एनालाइज करना है, एक साथ एक एक दुकान तो देख ही नहीं सकते, तो पूरा का पूरा डेटा कंपाइल करके जो आ जाता है, कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है, पूरा उसके अंदर एक ही क्लिक के अंदर अपने को मिल जाता है, तो हम उसका बेनिफिट उसमें ले रहे हैं। और पर्सनल जिंदगी में, जाती पर्सनल जिंदगी जिंदगी में कुछ नहीं ले पा रहे हैं। पर्सनल जिंदगी में फैमिली को ही नहीं टाइम दे पा रहे हैं, इस पे कहा देंगे। अभी बिजनेस इतना ज्यादा पैशन हो गया है कि अभी वही फैमिली बन गया पूरा आपका। तो इसमें से टाइम निकाल के अपने लिए कुछ करते हैं कि बस यही है जो है वो, कि मतलब थोड़ा सा मूड हल्का करने के लिए, या कुछ इसके अलावा कुछ करने की क्या मजा आता है संजीव जी को? दोस्तों से मिलकर पार्टी करने में मजा आता है, अच्छा। अपने लिए ये करते हैं। हाँ। बाकी मेरे को मजा उसी चीज में आता है कि जितने लोग अपने साथ जुड़े हैं उनको कभी लाइफ में कोई कमी ना हो। तो जो टाइम हमने देखा जूस सेंटर, एसटीडी, पीसीओ, ये सब, वो आने वाली हमारी जनरेशन कभी ना देखे। तो टारगेट वही है। लोग कहते हैं कि भाई 7 जन्म का पैसा, 7 पीढ़ी का पैसा कमा के जाए। मेरे को सुनना है 8वीं पीढ़ी पैसा कमा के छोड़ के, वो बोलनी चाहिए कि ये पैसा कमा के छोड़ गए। तो टारगेट अपना वो है। क्या बात। तो मतलब इतना बिजनेस माइंडेड इस तरह से होना, तो कभी वो मोटिवेशन की कमी कहीं से ढूंढते हैं कि यार आज तो मतलब लग ही नहीं रहा, तो कहीं से मतलब चाहे वो मूवी हो, बुक हो, मैं और जब छोटा भाई साथ में दुकान पे जाते थे, तो फादर सुबह सुबह हमको जाना होता ना, अगर 9:45 बज गए, 10 बजे दुकान खुलनी है, तो पापा हमारे को घूर के देखते थे। हम दोनों भाई फटाफट बाइक पे चले जाते थे कि भले ब्रेकफास्ट नहीं किया है। और दिन का जो टारगेट होता था कि ये पैसा कमा के आना है, तो 10 बज जाए 11 बज जाए, उससे पहले हम शटर बंद नहीं कर सकते थे। वो पैसा कमा के ही पापा को रिपोर्ट करना पड़ता था कि हाँ पापा आज का टारगेट हो गया। वो टारगेट भी वो 3 महीने बाद बदल देते थे कि अब ये डबल करके आना है। फिर हम दोनों फिर टेंशन में होते थे कि ये कैसे करेंगे, बट वो अचीवमेंट भी करके आते थे।
फादर साहब ने मतलब गजब आपको, जो मुझे लगता है एमबीए स्कूल्स में नहीं, कॉलेजेस में नहीं होता होगा, वो आपको दे दिया जो स्कूल ट्रेनिंग। में पढ़ाया जाता है और जो रियल लाइफ में पढ़ाया जाता है वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। 100%। तो आज कोई अगर एमबीए कर रहा बच्चा अगर आपको देख रहा हो, तो उसको मार्केटिंग के बारे में या बिजनेस के बारे में क्या एक चीज बोलना चाहेंगे? देखो मैं बोलूँ आज की डेट में पढ़ाई तो जरूरी है, नहीं पढ़ोगे तो फिर वही मेहनत करते रह जाओगे। तो उसको ये तो करना जरूरी है, बाद में रियल फील्ड पे उतर के काम करना भी जरूरी है। तो उसको नीचे से वापस काम तो करना पड़ेगा। अब कोई बड़े घर का बेटा हो, बोले डायरेक्ट जाके चेयर पे बैठ जाए, अगर वो होगा तो मैंने बहुत सारे समुंदर खाली होते हुए देखे हैं। तो उसको वापस जीरो से हर चीज खड़ी तो करनी पड़ेगी, भले ही अपनी दुकान के अंदर सेल्समैन बन के खड़ा रहे, वहां से स्टार्ट करेगा तो करवा पाएगा। वापस करना आता होगा तो आगे करवा पाएगा। ये सेम चीज आपकी नेक्स्ट जनरेशन पे 110%। तो कैसे लागू करवाते हैं? अभी तो बच्चे हाँ छोटे हैं, मतलब फिर पढ़ भी रहे अगर हैं। मतलब क्या जब प्लानिंग? आएंगे तो सबसे पहले एक दुकान संभालेंगे, फिर कैशियर बनेंगे उधर, फिर एसेसरीज बेचेंगे, फिर मोबाइल बेचेंगे, पूरा साइकिल कंप्लीट पूरा करेंगे? साइकिल। वो तो 3-4 महीने में ट्रेन कर देंगे उनको। अच्छा। फिर उसके बाद स्टोर मैनेजर बनेंगे, फिर 3 स्टोर संभालेंगे, फिर एरिया संभालेंगे, फिर इंडिया तो संभालेंगे। ऐसा वो प्यार बाप का बीच में नहीं आ जाएगा, अरे नहीं बेचारा इतना परेशान हो रहा है, कहाँ वो हर क्या हो बाप गया है ना, वो अपने बेटे का दुश्मन है या बच्चों का दुश्मन है जो डायरेक्ट गद्दी पे बिठा देता है। काम तो सिखाना पड़ेगा। तो वो प्यार ही है। अगर ये तो मैं तो बोलूँ ये प्यार ही है कि हम उनसे ये करवा रहे हैं कि आगे वो भी अपनी लाइफ के अंदर सर्वाइव कर पाए। आपको लगता है कि मतलब मैं आपकी बात नहीं कर पर जैसे नेक्स्ट जनरेशन की जेंजी भी है, तो जेंजी को तो अभी पेशेंस, जैसे आपने इतने साल निकाले यार, और पुराने टाइम में ऐसा भी होता था कि भाई बिजनेसेस पेशेंस से ही बनते थे, हार्ड टाइम आता था, अच्छा टाइम आता था। अभी जो जनरेशन है वो तो सब फट है। देखो मेरा ऐसा है कि जो मैं ऐसा सोचता हूँ, जेंजीज है या कोई भी है, तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि जितना मैंने किया उतना वापस तुम जीरो से शुरुआत करो और वहां पहुंचो। मैं तो ये बोलूंगा जहां तक हम लोग पहुंचे यहाँ से आप ग्रिप पकड़ो और इसको मल्टीप्लाई करके ले जाओ। बट उसके लिए बेस लेवल तो सीखना ही पड़ेगा। तो महीना 2 महीना 3 महीना सीख भी गए तो क्या हो जाएगा। नहीं, वो तो डेफिनेटली सही बात है। और सीखेंगे, क्यों नहीं सीखेंगे। एंड अब अगर मैं बात करूँ तो हमने स्टोर्स की बात करी, आपने 97 से शुरुआत करी है। ओप्पो आपकी लाइफ में कब एंटर हुआ था? ओप्पो, मैं आपको बताऊं, मोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर पहले नोकिया था, मोटरोला था, फिर सैमसंग आया, सोनी एरिक्सन आया, और मैं मोबाइल इंडस्ट्री का ना पूरा बेड़ा गर्क हो चुका था। लोगों के पास मार्जिन नहीं थे, कुछ नहीं थे। ओप्पो अप्रॉक्स 2013-14 में आया। ओप्पो ने मोबाइल इंडस्ट्री में आके सभी रिटेलर्स को वापस जिंदा कर दिया, क्योंकि इस ब्रांड को पता था कि रिटेलर को जो चाहिए वो दो। अब रिटेलर को चाहिए क्या था? मार्जिन। मार्जिन दिया। मार्केटिंग, तो मार्केटिंग दी। इन शॉप ब्रांडिंग, तो इन शॉप ब्रांडिंग दी। अब उनको पता था कि रिटेलर खुद खड़ा होकर बेच रहा है, तो बेचने के लिए एक प्रमोटर भी दिया। अब सब कुछ तो तैयार करके दे दिया उन्होंने, अपने को तो बैठ के पैसे ही गिनने थे। तो जब से ओप्पो मार्केट में आया तब से रिटेलर्स को एक नई जान मिल गई थी, और वो जान आज तक बरकरार है। एंड उसमें अभी नया जो उनका मॉडल लॉन्च हुआ है F33, जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है। तो F सीरीज का हमेशा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा चलता है, और F33 जस्ट लॉन्च हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो ओप्पो ने जितने भी आज तक मॉडल्स लॉन्च किए हैं, हमेशा उन्होंने एक बेस लेवल बनाया, उसके बाद अपग्रेड होके आए। इनकी जब पहली एफ सीरीज लॉन्च हुई थी ना, वो भी बहुत धमाकेदार बिकी थी। फिर F31 लॉन्च हुआ था, वो भी बहुत अच्छा बिका था। अब F33 हुआ है, इसका भी सेल आउट बहुत अच्छा और अपग्रेड होकर ही आया है। बट थोड़ा अभी मोबाइल इंडस्ट्री में ऐसा चल रहा है कि मोबाइल के प्राइस हाइक हो रहे हैं, तो कंज्यूमर रुक रहा है। बट कंज्यूमर को ये समझना पड़ेगा कि उन्हें जो आज महंगा लग रहा है ना, वो कल सस्ता लगेगा। तो आज टाइम है, ले लो, भाव तो और भी बढ़ेगा। सर इतना सब मार्केटिंग के बारे में हमने बात करी, बट अगर मैं कहूँ कि एक शॉप से इतने सारे जब आपने फ्रेंचाइजीज कर दिए, इतने सारे ब्रांचेस आपने कर दिए, तो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन एटीट्यूड में आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हेल्प की है? देखो मैं आपको बताऊं, एटीट्यूड तो रखें अपार्ट, सबसे मेजर अगर मेरे को किसी ने हेल्प किया तो हमारी पूरी फैमिली ने किया। मेरा छोटा भाई मेरे साथ डे वन से खड़ा था बिजनेस में। जब मैं बाहर दुकानें संभाल रहा था तब वो पीछे पूरा बैक ऑफिस संभाल रहा था। हमारी कंपनी का बैकबोन अगर बोला जाए तो वही है, उसने ही पूरा ये सब संभाल रखा है, हिसाब संभाल रखा है। तो आगे मैं डेवलप कर रहा हूँ, ये पूरा पीछे संभाल रहा है। दूसरा, उससे पुरानी बात करें तो फादर मदर भी स्टोर पे जाते थे,
वो भी उनको ही इंस्पिरेशन, उनको देख के इंस्पिरेशन मिला और अपने आज यहाँ तक पहुंचे। तो ये जर्नी के अंदर तो मेरी पूरी फैमिली ने पूरा मेरे को सपोर्ट किया। वाइफ का देख लो तो 365 दिन में ऐसा हुआ करता था कि मैं 165 दिन तो घर पे खाना नहीं खाता था, तो उसने भी वो सेक्रीफाइस किया तब जाके यहाँ पहुंचे। तो पूरा क्रेडिट मेरी पूरी फैमिली को ही जाता है यहाँ पहुंचने में। क्या बात है। और अगर जो भी नए लोग जो अब बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ भी, अगर कोई भी एक शॉप से शुरू कर रहा है, उनको कुछ अगर मैसेज देना चाहें तो क्या देखो, बोलेंगे? नए लोगों के लिए कोई भी चीज को, जैसे आज मैं बोलूं मेरे को कपड़े का बिजनेस करना है, तो आज मैं इस इंडस्ट्री में घुसूंगा तो मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और आज कोई भी अपने साथ अगर जुड़ता है तो उसके पास है ना 30 साल 25 साल का पूरा एक्सपीरियंस के साथ वो जुड़ता है। जो भी जुड़ता है, जो स्टोर चालू करता है, तो उसको जो 380 स्टोर्स को जो मार्जिन मिल रहा है उसको वो मार्जिन मिलता है। पूरा ऑपरेशन सेटअप अपना पूरा रेडी पड़ा है। उसको काम ही यही करना होता है कि फील्ड पे खड़ा हो और बैटिंग कर। उसको पूरा स्टॉक मिल जाता है, फुल मार्जिन मिल जाता है, पूरा कैसे अकाउंटिंग करना है वो सब उसका पर्पज सॉल्व हो जाता है। उसको सिर्फ बैटिंग करनी होती है। अब फील्ड पे खड़े होकर रन ही मारने हैं तो रन तुम्हारे ही जाएंगे किसी से। तो उल्टा मतलब ऐसा ना सोचे कि कंपटीशन ज्यादा, बट ऐसा सोचे कि सब कुछ अभी काफी ऑर्गेनाइज हो गया है तो ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। बिल्कुल। तो और माइंडसेट। अपने साथ कोई भी जुड़ता है तो हम हमेशा उसको यही बोलते हैं कि भाई तेरी एक दुकान नहीं है, तो 380 दुकानों का मालिक है। ये सब दुकानों के बेस के ऊपर ही हम सब लोग मिलके कोई टारगेट अचीवमेंट करते हैं और पैसा कमाते हैं। क्या तो बात उसको भी वो पर्सनल फील आता है। और मेरे साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उसको कभी हमने फ्रेंचाइजी या कुछ समझा ही नहीं है। हमने हमेशा ये समझा है कि अपने फैमिली मेंबर्स हैं। तो अब सर, जाते जाते मुझे ये तो बताइए, अब रील पे कब देखेंगे आपको? आपकी जो एकदम भारी भरकम आवाज है, तो वो चीज, वो पर्सनालिटी आपकी, वो रील पे लोग देखना चाहते हैं आपको। आज आपने पहली बार बिठाई दिया है ऐसे तो आ ही जाएंगे रील पे। तो इस तरीके से आपकी रील का मैं डेब्यू करवा देंगे वो आपकी। जैसा आपको ठीक लगेगा। एक और इंटरेस्टिंग घटना अभी हुई है भाटिया मोबाइल में, जो काफी मार्केट में जिसका नाम हुआ है कि 90 डेज में कुछ 90 स्टोर्स आपने ओपन किए हैं। क्या थॉट, कैसे किया, एग्जीक्यूशन, थॉट, थोड़ा ले जाइए ना उस प्रोसेस में। देखो, मैं आपको बताऊं, ये 90 डेज में जो 90 स्टोर ओपन किए, लोगों का अलग अलग तरीका है। पहले तो कई लोग क्या करते हैं, एक स्टोर ओपन करते हैं उसका अनाउंसमेंट करते हैं, मतलब जो किया उसका ऐसा कर रहे हैं। मेरी आदत ऐसी है कि अचीवमेंट करो उसके बाद अनाउंसमेंट करो। और ये हम लोगों ने जैन में ही सोच लिया था कि हम लोग प्लान करेंगे, तो पूरी टीम इस पर लग चुकी थी। बैक ऑफिस वाली भी टीम, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा घर की टीम है पूरी, जो फर्नीचर भी हमारे स्टोर्स में बनाती है, बोर्ड की भी हमारी खुद की फैक्ट्री है, वो पूरा हैंडल करता है मेरा छोटा भाई निखिल। तो उधर से पूरी प्लानिंग भी ये सब सेट हो चुकी थी कि हम दुकानें फाइनल करेंगे, इधर से फर्नीचर पहुंचेगा, और पूरा ये टारगेट लिया हुआ था। और ये टारगेट कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने ये अनाउंसमेंट किया। तो मेरे को करने से पहले बताने में मजा नहीं है, अचीव करके लोगों को पता 100%। चले उसमें मजा है। 100%। और पर ये थॉट प्रोसेस कैसे आता है कि भाई नहीं, 90 दिन में 90 स्टोर करने वाले, ये आइडिया जनरेट कैसे होता है? मतलब कुछ कारण है उसका? कोई कारण नहीं था कि अब अपने को पता था कि हर साल ग्रोथ करना है, तो वही ग्रोथ करना था, तो वही प्लान बना। फिर लोगों के साथ जब टीम से बैठे तो बोला ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब कोई बोल देता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो सबसे पहले अपने को उसी को पॉसिबल करना होता है। तो उसी के अंदर लग गए थे और अचीवमेंट हो गया ये। जैसे गुजरात में अपने उस टाइम 90 डेज में 42 स्टोर्स हुए, अप्रॉक्स 28 स्टोर हमने महाराष्ट्र में खोले, एमपी में खोले। अभी राजस्थान का भी प्लानिंग है, राजस्थान भी हुआ है, लोकेशन देखना स्टार्ट है, अब वहाँ पे भी स्टोर्स खुलना चालू हो जाएंगे। क्या बात है। एंड सर, जाते जाते ये जो ओप्पो का एक नया फाइन सीरीज के फोन आ रहे हैं अभी, तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे? क्योंकि F33 तो जस्ट आ गया, अब फाइन सीरीज आ मैं रही है। आपको बताऊं, ओप्पो के लिए आप अगर सवाल पूछ रहे हो ना, तो सवाल पूछना ही गलत है। ओप्पो का ए सीरीज आए, एफ सीरीज आए, फाइंड सीरीज आए, कुछ भी आए, कंज्यूमर रिटेलर सब पॉजिटिव है। जो आएगा वो बिक ही जाएगा। ओप्पो आज की डेट में फीचर फोन भी ले आए ना, वो भी लाइन लगा के बिक जाएगा। सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय निकाला, और आपने अपना बिजी शेड्यूल में, मुझे पता है कि आपको कई जगह जाना, अपॉइंटमेंट्स आपकी हैं, बट थैंक यू सो मच। और अब मुझे पता चल गया कि मोबाइल बिकेगा तो भाटिया से क्यों बिकेगा। थैंक यू सो मच सर। सो दिस वाज ओप्पो मेक योर मोमेंट्स, एंड फिर से मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड वन।